Hello guys, let's start with our फर्स्ट लेक्चर इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे अपन बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर लेंगे। पूरा इंट्रोडक्टरी सेशन होने वाला है ना। और अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था अराउंड 15 क्वेश्चंस का वेटेज है अपने इस सब्जेक्ट से, तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं चैप्टर 1 की, इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। इस चैप्टर में अपन क्या क्या देखने वाले हैं, दैट इज मीनिंग, features, factors influencing, importance, state's role in managing industrial relation, effects of poor industrial relations and evolution, जो इंडिया में जो इवोल्यूशन हुआ प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस या फिर आफ्टर लिबरलाइजेशन, वो पूरा इवोल्यूशन अपन देख लेंगे। ठीक है, अब लेट मी वेरी क्लियर टू यू, ये जो कोर्स है पूरा फास्ट ट्रैक है, अपन वही पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अपन कुछ छोड़ के भी नहीं चलेंगे। पूरी ट्राई करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अपने इससे क्लियर हो जाए, इसलिए अपन पीवाईक्यूज पे मेनली ध्यान देंगे और पीवाईक्यूज के साथ साथ अपन एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर लेंगे हर एक लेक्चर में। और रही बात पीवाईक्यू का सेशन, तो अभी अपन ने वो लिया नहीं है क्योंकि यार इतने अभी एग्जाम्स हुए नहीं है पीएफओ के, तो अपने पास कंटेंट भी कम है। तो जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे वैसे वैसे अपन पीवाईक्यूज को ऐड करते जाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप सारी वीडियोस अच्छे से देखना, और यहाँ पे जो नोट्स है ये सब भी आप देख रहे होंगे, लाइक मीनिंग है, तो ये पूरा डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं है, अपन ने इसको पॉइंट्स के फॉर्म में रखा है, तो याद करने में थोड़ा सा इजीली रहेगा, है ना। ठीक है, तो बात करते हैं मीनिंग की। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिलेशन? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इज रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड ऑर्गेनाइजेशन एट द वर्क प्लेस। ठीक है, इट इंक्लूड्स वर्कर टू वर्कर, वर्कर टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, और यूनियन, एसोसिएशन, कोर्ट्स या डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल रिलेशन में आती है। ये अपनी डेफिनेशन हो गई। अब इसके फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज। यहाँ पे हमने देखा ही सही, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज आर इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। यहाँ पे पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन का मीनिंग ही यही होता है कि अपन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करें और कोऑपरेशन को इंक्रीज करें, और कैसे रिलेशंस को हेल्दियर बनाए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज मैक्रो फैक्टर। मैक्रो फैक्टर में लाइक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सारी चीजें भी माइंड में रखनी पड़ेगी। देखो ये इसलिए माइंड में रखनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं तो वर्कर पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वर्कर को स्किल्स की जरूरत रहेगी फिर, या फिर जो अनस्किल्ड है उनका पत्ता कट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट टर्म में देखें तो वर्कर्स के लिए क्या क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, या फिर वहाँ पे क्या क्या हेल्दी इन्वायरमेंट है, एजुकेशन कैसे मिल रही है उन लोगों को, स्किल्स कैसे मिल रही है, हेल्थ, एजुकेशन, सब सारी चीज़ों का फोकस। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वॉल्व लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट के रूल्स, गवर्नमेंट कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन को शेप करने में लगी हुई है, ये सारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के फीचर हैं। और इन्हीं चीज़ों को अपन को पूरा ना पूरा कैसे ना कैसे तरीके से पूरे सिलेबस में पढ़ना है। लाइक लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशन है, उसका एक चैप्टर्स हो गया, लाइक लेबर लॉज हो गए। एम्प्लॉयमेंट टर्म में देखा जाए तो कैसी हेल्थ की कैसी सिचुएशन होनी चाहिए, क्या क्या केस स्टडीज है वगैरह वगैरह, सारी चीज अपन इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। व्हाट फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग आवर इंडस्ट्रियल रिलेशंस? इंस्टीट्यूशंस पे देखें तो इंस्टीट्यूशंस फैक्टर इंस्टीट्यूशंस फैक्टर्स आर ट्रेड यूनियंस, एसोसिएशंस, ट्राइब्यूनल्स हो गए, है ना, ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। करेक्टर में हो गए ट्रेड यूनियन के लीडर्स हो गए, मीडिएटर हो गया, ट्राइब्यूनल के जजेस हो गए, है ना, मैनेजर्स हो गए, ये सारी चीजें करेक्टर्स में आ जाएगी। और व्हाट मेथड्स दे आर फॉलोइंग, और कौन कौन सी मेथड इन्फ्लुएंस करती है? कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये सारी चीजें मेथड में आ जाएगी। एंड कंटेंट, कंटेंट देखा जाए तो कंडीशंस लाइक वेजेस की कंडीशन क्या है, मतलब ये जो रिलेशन चल रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसमें बहुत सारी पार्टी इंक्लूड है, इनके बीच में क्या क्या कंटेंट है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। लाइक कंडीशन कैसी है वो देख रहे हैं अपन, पार्टिसिपेशन कैसा है वर्कर्स का वो देख रहे हैं अपन, वेलफेयर प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं वो देख रहे हैं अपन, ये सारी चीजें अपन उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट थिंग, इम्पोर्टेंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन? तो ये अपन को बेसिक ऐसे समझना होगा कि बहुत, आप अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत बार होता है कि सैमसंग में स्ट्राइक हुई, सैमसंग के फैक्ट्री में स्ट्राइक थी, इतने इतने साल इतने इतने टाइम स्ट्राइक रही, 32 डेज की स्ट्राइक थी, उसकी वजह से 32 करोड़ का लॉस हुआ, है ना। एग्जाम्पल था ये, रियल नहीं है, एग्जाम्पल था ये। तो वो 32 करोड़ का लॉस, वो क्या है? वही तो है पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसी की वजह से तो स्ट्राइक्स हुई। तो ये इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन की अपन को इंपॉर्टेंस समझनी होगी। फर्स्ट पॉइंट इज इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन होगा, स्ट्राइक्स नहीं होगी, काम अच्छा चलता रहेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो लॉस नहीं होगा कंपनीज को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कम होंगे, स्ट्राइक्स कम होंगी, लॉकआउट्स कम होंगे, है ना। वर्कर्स का मोरल बढ़ता जाएगा, लाइक इंक्रीज एम्प्लॉइज मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मोरल इंक्रीज होगा। अगर वर्कर्स अपने आप को एज ए को पार्टनर मानेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कंज्यूमर्स के लिए प्राइस कम होगी। तो ये एक कंप्लीट चेन है ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन इंक्रीज होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। इट मिनिमाइजेज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कम, अगर अगर एम्प्लॉय यही मानेगा कि ये कंपनी मेरी ही है, एज ए को वर्कर वो सोचेगा, को पार्टनर अगर वो सोचेगा, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करेगा, वो ट्राई करेगा कि कम से कम रिसोर्सेज में आउटपुट ज्यादा से ज्यादा दे पाए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई अपनी। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स। अगर पुअर आई पर है, आई सॉरी अगर पुअर आईआर है तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो अपन हर एक स्टेक होल्डर के वे में देखेंगे, वर्कर, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर, ठीक है। अगर वर्कर्स के लिए सोचे तो वेज लॉस और जॉब इनसिक्योरिटी, है ना। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो उनको हमेशा डर लगा रहेगा कि हमारी जॉब इनसिक्योर है ना। वेजेस का लॉस कभी भी हो सकता है। तो एक हेल्थियर रिलेशन हमेशा इन सब चीजों से दूर रहे। अगर उनको वेज लॉस का दिक्कत नहीं होगा, जॉब इनसिक्योरिटी का दिक्कत नहीं होगा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही होगी ना, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, है ना। अगर एम्प्लॉयर्स के टर्म में देखें तो प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट में डिक्रीज होगा। अगर आए दिन स्ट्राइक्स हो रही है वर्कर्स की, तो प्रॉफिट में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, प्रोडक्शन कम होगा। अब सारे वर्कर्स तो स्ट्राइक में बैठे हैं, प्रोडक्शन कौन करेगा? और अगर देखा जाए तो अगर कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स हो ही जा रही है, हर हर तीसरे महीने स्ट्राइक हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उस कंपनी की रेपुटेशन भी डिक्रीज हो सकती है। अगर अपन टाटा का एग्जांपल देखें तो टाटा के मतलब बहुत टाइम से टाटा में कोई स्ट्राइक नहीं हुई। रिसेंटली कोई न्यूज थी कि 99 ईयर्स से टाटा की कंपनी में कोई स्ट्राइक्स नहीं हुई, तो उनकी रेपुटेशन इसीलिए अच्छी है मार्केट में, उनके वर्कर्स उनसे खुश है ना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू लॉस सबसे मेजर प्रॉब्लम। सोसाइटल अनरेस्ट, ये लोग आपस में लड़ेंगे तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन, यही बात आएगी ना कि गवर्नमेंट से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। कंज्यूमर के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्राइस हाइक, है ना। वैसे ही बहुत ये जो सिचुएशन है, मतलब सॉरी, ये जो प्रॉब्लम है प्राइस हाइक्स वाली, ये कंटिन्यूसली बढ़ती ही जाती है ना। नेक्स्ट, क्वालिटी में डिक्रीज आ जाएगा। अगर इनको चाहिए प्रोडक्शन अच्छा और प्रॉफिट भी अच्छा, और यहाँ पे इन लोगों को भी दिक्कत है, तो ये क्या करेंगे? क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली। नाउ स्टेट्स रोल। स्टेट का क्या रोल है? यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, यूनियन और मैनेजमेंट का रिलेशन क्या है? नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट इसका रेगुलेटरी रोल, लेबर लॉस, है ना, समझ गए होंगे। रेगुलेट करती है गवर्नमेंट थ्रू वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मीडिएशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन, अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करती है गवर्नमेंट। कंप्लायंस मॉनिटरिंग, एडहेरेंस टू लॉ, मतलब कंपनीज जो लेबर लॉज बनाए हैं उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारे मैनेजमेंट सब गवर्नमेंट को देखना होता है ना। सपोर्टिव रोल भी होता है उनके लिए, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, स्किल डेवलपमेंट कराती है वर्कर्स के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, पॉलिसी एडवोकेसी, ओके, ये सारी चीजें अपनी इसमें आ जाएगी। और इंटरनेशनल एडवोकेसी लाइक आईएलओ में पार्टिसिपेशन, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है या फिर स्टेट के थ्रू ही होता है। यहाँ पे स्टेट का मतलब ये वो वाला स्टेट नहीं है, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। स्टेट इज सोवरेन स्टेट, दैट इज इंडिया, है ना। इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, ओके। अपन ने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, लाइक प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस,
पोस्ट लिबरलाइजेशन एरिया, ठीक है, पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा, ठीक है। तो बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस की। तो ट्रेड यूनियंस एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज हुए थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन से ईयर में हुआ था, ये एक्ट कौन से ईयर में आया था और ये एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट कौन से ईयर में आया था, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि अपन अपनी क्लासेस को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर किस टाइप का कंटेंट अपन लेके आ सकते हैं, या फिर अगर आपकी साइड से कोई भी सजेशन हो तो, क्योंकि वी आर स्टडी बडी, ठीक है, वी आर नॉट टीचर और स्टूडेंट। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन आवर टॉपिक। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे ट्रेड यूनियन और फैक्ट्रीज एक्ट आया था, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए के टाइम, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या एवोल्यूशन हुआ, 1950 टू 1960 तक सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया था हमने। उसमें पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ की थी, पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पे फोकस था एंड लेबर प्रोटेक्शनिज्म पे ध्यान था, ठीक है। सेकेंड 5th ईयर प्लान में क्या हुआ था, 1956 से 61 में चल रहा था, इंडस्ट्रियल हार्मनी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, इन सारी चीजों पे अपना फोकस था। 1970s में कोर्ट्स को कंपलसरी आर्बिट्रेशन के लिए इनहेंस करा था, मतलब कोर्ट्स को लिए कंपलसरी कर दिया था कि आप आर्बिट्रेशन है तो मतलब कोर्ट्स ही जाओ, ठीक है। 1980s में क्या हुआ था, 1980s के टाइम पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगिंस, तो फोकस पूरा शिफ्ट हो गया कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ और लेबर फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। अब पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा की बात करें आफ्टर 1991, या फिर 1991 के रिफॉर्म हुए थे, तब लेबर मार्केट को पूरा लेबर मार्केट को पूरा डीरेगुलेट कर दिया था। नेक्स्ट 8th to 12th 5 ईयर प्लान के टाइम, मतलब 1992 टू 2017 तक हमारा पूरा फोकस फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस और स्किल डेवलपमेंट पे था, है ना, ये ध्यान रखना है। 2019 टू प्रेजेंट न्यू लेबर कोड्स आ गए और अपन न्यू लेबर कोड्स को तो पूरा डिटेल में और अच्छे तरीके से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ना, ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं, इन सबको इधर रटना नहीं है अपन को, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना कि 1970s के टाइम पे कोड्स इंट्रोड्यूस हो गए थे आईआर के अंडर, है ना। 1980s के टाइम पे लिबरलाइजेशन बिगिंस हो गया था, तो कॉम्पिटिटिवनेस, लेबर फ्लेक्स, मतलब एक ऊपर ऊपर से याद रखना है कि अगर एग्जाम में कोई अपना ईयर के हिसाब से अगर कोई स्टेटमेंट फंसता है तो अपन को ध्यान रहे कि यार इस वक्त तो इंडस्ट्रियल हार्मनी प्रमोट कर रहे थे, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की या फिर कॉम्पिटिटिवनेस की कैसे बात कर सकते हैं, तो वो एमसीक्यू सोल्व करने में थोड़ी सी हेल्प मिले अपन को, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों को रटना नहीं है, उतनी इफेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ठीक है, अपना इस लेक्चर में यहीं तक था, ये लेक्चर अपना एंड है। नेक्स्ट वीडियो अपन डिफरेंट आईआर की अप्रोचेस पे वर्क करेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो कल ही आ जाएगा, तो आप ट्राई करना उसे टाइम पे ही देखें। और अगर आपने सिलेबस और बुक लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वही देखना, आपको उसी से अंडरस्टैंडिंग आएगी, स्पेशली सिलेबस से ही आपको समझ में आएगा कि अपन कैसे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे वीडियो आ जाएगी आपकी, दोनों बुक लिस्ट की भी और सिलेबस की भी। ओके, तब तक के लिए बाय। यहाँ पे काम के किस्से आते रहेंगे, बने रहिए।